हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था एक समान बल क्षेत्र में कण की गति। इसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया गुरुत्वीय क्षेत्र में गतिशील कण के लिए प्रक्षेपीय गति। अब नेक्स्ट एक समान क्षेत्र हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में किसी भी चार्ज पार्टिकल आवेशित कण पर एक बल लगता है। इस बल को हम F बराबर Q इंटू E से डिनोट कर सकते हैं, जहां पे F बल है, Q आवेशित कण पर आवेश का मान है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है तो उस पर एक बल कार्य करेगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में कण त्वरित गति करता है। अगर कण विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो उस पर इस बल के कारण एक फोर्स लगेगा और उसकी गति या उसका वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, के मान में वृद्धि होती है, लेकिन पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार अगर कोई कण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हुए किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें क्षेत्र की दिशा में लगने वाले बल के कारण मंदन होगा, उसके वेग में कमी आएगी और कण धीरे धीरे वेग को शून्य कर पुनः विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे कि अगर कोई गतिशील कण विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो कण पर बल क्या लगेगा, कण का पथ क्या होगा, यह हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो माना ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्र की दिशा हमने x दिशा ले ली और प्रारंभिक वेग u के साथ एक कण y दिशा में गति करता हुआ क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये y दिशा ली, ये x दिशा, सॉरी हम इसको रिवर्ट कर लेते हैं, y और ये x दिशा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास है y दिशा में और x दिशा में प्रारंभिक वेग u से गति करता हुआ कण यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कण जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में इन पे बल लगेगा और इसके कारण कण का y दिशा में विस्थापन होगा। ठीक है, तो कण का पथ क्या होगा यह हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो हमने माना कि कण पर लगने वाला बल जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर वह y दिशा में लगता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा EY है और EY इक्वल टू E हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके कारण गति की व्याख्या करेंगे। तो गति के हम इसकी व्याख्या दो तरीके से कर सकते हैं। हम गति के समीकरण, न्यूटन गति के जो समीकरण है डायरेक्ट उनको यूज कर सकते हैं, या बल से हम त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं और त्वरण का समाकलन कर हम कण पे वेग और विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को यूज करेंगे। तो प्रारंभ में कण जो है वह x दिशा में गति कर रहा है, y दिशा में इसका कंपोनेंट 0 है। तो बल का मान आ जाएगा m इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर, ये बल का मान होता है, इक्वल टू q इंटू e, इससे त्वरण d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू q e अपॉन m। वेग का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का समाकलन करना है समय के सापेक्ष, समाकलन करना है समय t के सापेक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा dy अपॉन dt
इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। समाकलन का एक नियतांक आ गया। समाकलन के इस नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक कंडीशन रखते हैं। तो प्रारंभिक समय t इक्वल टू 0 पर, यानी जब कण क्षेत्र में प्रवेश करता है उस समय कण पर लगने वाला वेग, कण के वेग का मान। प्रारंभ में कण x दिशा में गति कर रहा है, y दिशा में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू 0 पर dy अपॉन dt इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। और इसका मान यदि यहां पे रखते हैं तो c का मान क्या आ जाएगा इससे आपके पास में, c इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dt का मान आ गया QE अपॉन m इंटू टी। विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए इसका हमने समय t के सापेक्ष एक बार फिर से क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन करना है समय t के सापेक्ष, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा y बराबर QE अपॉन m। t का समाकलन करेंगे तो इस बार आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डैश। समाकलन का नियतांक आ जाएगा c डैश। इस नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, प्रारंभिक कंडीशन t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर विस्थापन क्या है, जब कण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो जिस बिंदु पर प्रवेश करता है उस बिंदु को यदि हम मूल बिंदु ले लें, निर्देश तंत्र का मूल बिंदु अगर कंसीडर कर लिया जाए तो y दिशा में y का कोऑर्डिनेट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 आएगा। इससे हमारे पास आ गया c डैश इक्वल टू 0 और c डैश का मान पुनः इस समीकरण में रख दिया तो हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा q e अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। ये विस्थापन y का समीकरण हमारे पास आ गया। अब x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए इसे हम समीकरण नंबर एक बार 1 दे देते हैं। x का मान ज्ञात करना है तो हमें पता है कि कण जैसे ही विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसमें न्यूटन गति का समीकरण लगा दें। सेकंड, न्यूटन गति के द्वितीय समीकरण, विस्थापन x इक्वल टू क्या आता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। न्यूटन गति का द्वितीय समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x दिशा में विस्थापन ले रहे हैं तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया। क्योंकि x दिशा में त्वरण का मान 0 है, x दिशा में त्वरण का मान 0 है, इसलिए x का मान आ गया u इंटू टी। x दिशा में वेग, प्रारंभिक वेग u है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब कण के पथ को ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 व 2 से t को एलिमिनेट करते हैं, t का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 से t का मान 1 में रखने पर हमारे पास आ गया y बराबर q e अपॉन 2m इंटू x अपॉन u का होल स्क्वायर, या y बराबर q e अपॉन 2m इंटू u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण x और y में समीकरण है। यह कण के पथ को शो करता है और ये समीकरण एक प्रवलय के समीकरण के तुल्य है। अर्थात कोई भी कण
जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ एक समान क्षेत्र में अगर प्रवेश करता है तो कण का पथ पैराबोलिक होता है, कण का क्षेत्र की दिशा में विस्थापन होता है। तो इस प्रकार कण का पथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पथ पे गति करता है कण क्षेत्र के अंदर, इस प्रकार से गति करेगा।